वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सप्नील आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन सेट्स या समुच्चय। ठीक है, तो लिखिए समुच्चय में बस 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 लिखो समुच्चय के अंदर। देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्वेश्चंस ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, पूरा मिलाकर जो पूरा पार्ट बचा हुआ है ना अभी, समुच्चय मतलब सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, तीनों मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और तीनों मिक्स में आते हैं बहुत बार। मतलब सेट भी होगा, रिलेशन भी काम आ रहा होगा, फंक्शन भी काम आ रहा होगा, या दो के जोड़े में। ठीक है निखिल, आ जा इधर, अरे जल्दी जा फास्ट, दोनों ही आ जाओ। आजा, कोई बात नहीं, मैं मार कर देता हूँ, आजा। हाँ बिल्कुल पार्टी, आजा। अब बैठ जा तू, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा, कहीं बैठ जा। चलो लिखो बेटा, समुच्चय में लिखिए वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। थ्योरी पार्ट ही आज, थोड़ा थ्योरी पार्ट ज्यादा है आज। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखिए, फॉर एग्जाम्पल में लिखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। ठीक है, जो भी चीज है ना सुपरिभाषित होगी, मतलब फिक्स होगी यानी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, उसे ही समुच्चय बोलेंगे। पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर की जब बात आएगी तो सबके लिए चेंजेस बदल जाएंगे। ठीक है, पसंद बदल जाएगी। और यही बोला, ठीक है, जैसे बोला कोई भी वर्ल्ड की बेस्ट बुक, फिर से बदल गई, वर्ल्ड की बेस्ट बुक का संग्रह। तो किसी ने बोला ये वाली बेस्ट है, किसी ने बोला ये वाली बेस्ट है, किसी ने बोला ये वाली बेस्ट है, ये खराब है। तो हर एक पर्सन के लिए बदल रहा है, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। पहले ये पहचानना जरूरी है समुच्चय क्या तो नहीं है और क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ऐसी चीजों का संग्रह जो पर्सन टू पर्सन बदल जाए, मतलब आपके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो, तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पर्सन टू पर्सन बदल जाएगा तो वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब यहां पे ये बोल दिया, कोई पर्टिकुलर लेखक का नाम ले दिया कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह या मुंशी प्रेमचंद जी की किताबों का संग्रह, तो ये समुच्चय कहलाएगा क्या? कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने गिनती की 100, 200, 300, 400, 500, यही तो लिखी होगी। ठीक है, और उनका ही संग्रह है, तो मतलब फिक्स हो गया, क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि मुंशी प्रेमचंद जी से बाहर नहीं जाना। लेकिन जब बेस्ट बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है, तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो अब यहां पे बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पता है ए से जेड तक आता है, उसमें बोला गया स्वर की बात आएगी तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, फिक्स हो गया। तो जहां भी फिक्स है, किसी के लिए ना बदले, वही कहलाएगा समुच्चय। जो बदल रहा होगा पर्सन टू पर्सन, वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया होने का। अब एक एग्जांपल लिख लो नहीं होने का, तो लिख लो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। क्योंकि यह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, फिर चिन्ह की बात आती है, ये इसको क्या बोलते हैं?
बिलोंग्स टू, मतलब संबंधित है, और इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, मतलब संबंधित नहीं है। ठीक है, अब लिखिए, हाँ लिख लो, ये जो जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो लिख लो, ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि इसमें बार बार काम आएगा इसलिए। ठीक है, पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल चीज है। लिखिए आगे, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। पहला लिखिए, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। देखिए इसमें, इस विधि में सारणीबद्ध या रोस्टर रूप, इस विधि में हाँ रोस्टर, सारणीबद्ध या रोस्टर, सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। इसमें देखिए, इस विधि में सभी अवयवों को, इस विधि में सभी अवयवों को अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए, इस विधि में सभी अवयवों को अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के बिना पुनरावृत्ति के मंझले कोष्ठक में, मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखो, 10 से छोटी, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, कैपिटल ए बराबर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यहां पे अगर ये पूछा जाए आपसे, 3 ए के साथ बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू है, और 6 नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे ही पूछ लिया, मान लीजिए 3 ए से संबंधित है या नहीं है, तो 3 ए से संबंधित है और 6 नहीं है, मतलब संबंधित है का मतलब इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर लिख लीजिए इसमें यहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, यहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, सीक्वेंस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता अपने इसमें। ठीक है, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब ये कि जरूरी नहीं है 1 3 5 7 9, किसी ने बोल दिया 5 3 1 7 9, किसी ने बोल दिया 9 5 7 3 1, तब भी ये सब बराबर कहलाएंगे। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए, बिना पुनरावृत्ति, मतलब कोई भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, स्टार्टिंग में लिख दिया, और सेकंड ये बोला अपन ने, यहां पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ना तो रिपीटेशन होगा, ना ही सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे पीछे लिखा जा सकता है कॉमा करके। अब लिखो नेक्स्ट, सेकंड, समुच्चय निर्माण रूप। सेकंड लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसमें लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय निर्माण रूप में मंझले कोष्ठक के अंदर, मंझले कोष्ठक के अंदर अवयवों के गुणधर्म को लिखा जाता है।
मंझले कोष्ठक के अंदर अवयवों के गुणधर्म को लिखा जाता है। गुणधर्म को लिखा जाता है मतलब नियम को लिखा जाता है, वो क्या नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको लिखा जाता है। तो बोलते हैं अपन सूचीबद्ध वाला समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो लिखिए इसमें फॉर एग्जाम्पल देखिए x 32 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है। x 32 को विभाजित करने वाली एक प्राकृत संख्या है, तब इसे समुच्चय निर्माण रूप में, तब इसे समुच्चय निर्माण रूप में प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो लिखने का तरीका रहेगा a बराबर x सच दैट, ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है सच दैट, इस प्रकार। और कई जगहों पे इसकी जगह ऐसा दिखाई देगा, सीधा डंडा, एक ही मतलब है दोनों का, सच दैट, ठीक है। चाहे ये कॉलन लगे हुए हो, कॉलन बोलते हैं वैसे इसे, और चाहे ये इस तरीके से डंडा खींचा हुआ हो, तो मतलब यही है सच दैट x इस प्रकार है कि, पढ़ने का तरीका है x इस प्रकार है कि x 32 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या है। ये तो हो गया समुच्चय निर्माण रूप। अब किसी ने बोला नहीं हमें तो इस रोस्टर रूप में लिखना है, इसी चीज को रोस्टर रूप में लिखना है, इस वाले रूप में। इस वाले रूप में लिखने के लिए क्या होगा, 32 को कौन कौन विभाजित करता है प्राकृत संख्या में, एक से शुरू होती है प्राकृत संख्या, एक 2 में जाता है, 3 में नहीं जाता, 4 अट्ठे 32 4 जाता है, 5 नहीं जाता, 6 नहीं, 8 और 2 16, 8 और बीच में कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, और फिर खुद 32, और कोई आ रहा हो तो बताओ, ठीक है। 16 ये आ गया 1 2 4 8 16 32, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। और ये वाला फॉर्म है जब नियम लिखे जाते हैं तो उसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। लिख लिया। अब एक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा है ऐसे ही। क्वेश्चन में दिया है समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए मतलब इस कौन सा नियम फॉलो कर रहा है ये, 1/2 2/3 मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, जो नंबर है ऊपर उससे एक ज्यादा है नीचे। n की फॉर्म में लिखते हैं जनरली, तो n/n+1, n किसको फॉलो कर रहा है, प्राकृत संख्या को। कितना कर रहा है, पूरा करता जा रहा है क्या, 5 तक, ठीक है। तो लिखने का तरीका रहेगा अपना x such that,
फिर x बराबर n अपॉन n प्लस 1, फिर कॉमा देके n के लिए अब रूल लगाओ, n कहां से कहां तक जा रहा है, तो 1 से लेकर ठीक है, और फिर साथ में ये भी लिखो लेकिन n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, अभी लिखेंगे सारे समुच्चय लिखेंगे कौन कौन सा कौन है, ठीक है। अभी इतना तो पता ही है आपको प्राकृत संख्या का। अच्छा, ये लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर 1 से 5 लिख दिया तो फिर 1.2 1.3 1.4 ये सब भी आ गए, इस वजह से अपन को ये भी शो करना है, मतलब वेल डिफाइन करना है पूरा, समझ कोई भी इसमें लूप होल नहीं छोड़ना, तो पूरा वेल डिफाइन करना है, ठीक है। आ गया। अब किसी ने ये बोला नहीं मैं तो ऐसा ना लिख के इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू सच दैट x बराबर n अपॉन n प्लस 1, और फिर साथ में दे दिया n का मान n लेस देन 6, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये सही है क्या? n बिलोंग्स टू 6, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेकर 5 तक जाएगा, तो सही है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय निर्माण रूप कई तरह से लिखा जा सकता है। एक ये भी सही है, ये भी सही है, कोई और भी कोई नियम निकाल के ले आए वो भी सही हो सकता है। तो नहीं, थोड़ा फॉर्मेट में गणितीय रूप में, हाँ ठीक है। तो यूं लिखो, दोनों आंसर लिख लो, दोनों सही है, दोनों आंसर लिख लो, और कोई दिमाग में आ रहा हो तो वो भी हो सकता है। आप यूं लिखो यहाँ पे, अरे मतलब ये फॉलो करना चाहिए पूरा, हाँ। फिर लिखो समुच्चय निर्माण रूप के एक से ज्यादा सही रूप हो सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप के एक से ज्यादा सही रूप हो सकते हैं। समुच्चय निर्माण रूप के एक से ज्यादा सही रूप हो सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया ना कैसे दो रूप आ गए यहाँ पे, और भी बन सकते हैं। कोई बोले नहीं यहां से 0 लेस देन या फिर कुछ भी इस तरीके से फॉर्मेटिंग करके, ठीक है। हो गया, लिख लिया ना। अब लिखो कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। पहला लिखो कैपिटल N बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कैपिटल N बराबर नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या होता है, 1 2 3 चलता रहेगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। नेक्स्ट आता है W होता है होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं में 0 और आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा I, और बोल सकते हो Z। इंटीजर, I मतलब इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब शामिल है। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब शामिल है। तो -3 -2 पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सब शामिल है। आई से भी डिनोट करते हैं, जेड से भी करते हैं। आई मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। नेक्स्ट लिखो आई प्लस, आई प्लस और जेड प्लस। आई प्लस या फिर बोल सकते हो जेड प्लस। क्या क्या वैल्यू होंगी बोलो,
1 से शुरू होगी तो 1 2 3 4, ये अपने आप में किसके बराबर दिख रहा है इनमें से? 0 से शामिल नहीं होता, 1 से होता है। फिक्स कर रखे हैं समुच्चय, फिक्स है ये। फिर उदासीन भी तो कुछ होगा ना। नेक्स्ट लिखो i माइनस और z माइनस, i माइनस और z माइनस इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन होगा? -1 -2 -3 डैश डैश, 0 इसमें भी शामिल नहीं होता है। फिर लिखो i नॉट और z नॉट, i नॉट और z नॉट, इसमें भी 0 शामिल नहीं होता है, इसमें 0 को छोड़कर होते हैं ये, ठीक है। मतलब i या z में से पूरे 0 को हटाकर सिर्फ 0 हटेगा, बाकी सब ऐसे। इसको बोलते हैं, इसका नाम भी दे सकते हो अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, अशून्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आई नॉट और जेड नॉट को बोल सकते हो अशून्य पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। फिर लिखिए Q, Q होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रेशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। फॉर्मेटिंग होती है इसकी, याद है कि इसकी डेफिनेशन होती है P बटा Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखो P बटा Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q दोनों कैसे बिलोंग्स टू हो? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते ना। परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q हो गया। फिर लिखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर लिखिए R प्लस, R प्लस, बताओ भाई R प्लस के लिए धनात्मक वाली, मतलब कहां से शुरू होगी? 0 से। 0 शामिल नहीं है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है ना, 0 शामिल नहीं है, छोटा ब्रैकेट है, शामिल नहीं है। R माइनस आ गया ना, आर नेगेटिव साइड, 0 शामिल नहीं है। अब बात आती है आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट को किस तरीके से लिखोगे? आर नॉट, यहां पे आई नॉट का मतलब क्या था? 0 शामिल नहीं है, तो 0 को छोड़कर। तो एक तरीका तो होता है, या तो आप लिखोगे आर माइनस 0 हटा दो, एक तरीका तो ये रहा भाई, आर सब कुछ है उसमें से 0 हटा दिया। या फिर एक और तरीका, एक तरीका है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, यूनियन 0 से इन्फिनिटी तक, 0 हट गया इसमें भी, ना इसमें 0 शामिल हुआ ना इसमें हुआ, दोनों तरीके सही हैं। इसे बोलेंगे अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।
क्या कह रहे हो? जीरो आया ना आर में, वो तो आ गया। अकेला नहीं आता, अकेला आएगा तो वैसे ही आ जाएगा समुच्चय के रूप में। फिर कैसे पता चलेगा कि वो किस में से है, कौन सा वाला जीरो है? इसलिए लिख लिया भाई। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग। हेडिंग लिखो रिक्त समुच्चय। रिक्त, रिक्त समुच्चय, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट और बोलते हैं नल सेट। लिख लो ये भी, एम्प्टी, EMPTY, EMPTY, और बोलते हैं NULL, नल सेट। नल सेट लिखो इसमें, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। शो करने का तरीका क्या रहेगा? या फिर फाई। या तो फाई या फिर खाली ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट खाली। फिर लिखिए एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय अगला। एकल समुच्चय, इसमें लिखो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जिसमें केवल एक अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे बोला जाता है एकल समुच्चय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन, SINGLE, सिंगल, TON टन। ठीक है, सिंगलटन सेट। कई बार ऑप्शन में देखा होगा सिंगलटन, इंग्लिश वाले में जो भी बुक देखते हैं सिंगलटन सेट लिखा रहता है, वो है एकल समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे सिंगलटन। एग्जाम्पल जैसे ये दे दिया A बराबर, ठीक है, कोई भी एक समुच्चय, मतलब पूरे समुच्चय में एक ही मान है, वो हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए। अच्छा ये बताओ, ये नल सेट है या एक सिंगलटन सेट है? मतलब रिक्त समुच्चय है या एकल समुच्चय है? एकल समुच्चय। ठीक है, उदाहरण लिख लेना, एकल समुच्चय है ये भी। एकल समुच्चय में उदाहरण आ जाएगा ये भी। ये अलग आते हैं दोनों अलग अलग, तब वो होता है रिक्त समुच्चय। एक साथ आ गए तो। नेक्स्ट लिखिए परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय। यदि अवयवों की संख्या, यदि अवयवों की संख्या परिमित हो, यदि अवयवों की संख्या परिमित हो तो परिमित समुच्चय, अन्यथा अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहते हैं। भाई परिमित में क्या होगा? फाइनाइट हो जाएगी, काउंटेबल होगी, गिनने योग्य होगी। और जहां गिनने योग्य नहीं होगी अपरिमित, वही फाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है,
यदि ये रहा आर कैसा है, कैसा है आर, किस प्रकार का समुच्चय यार, अपरिमेय समुच्चय, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। अपरिमित हो गया। नेक्स्ट लिखो उपसमुच्चय, उपसमुच्चय लिखिए, यदि समुच्चय B का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का भी अवयव है, यदि समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का भी अवयव है, तो उसे B, तो उसे की जगह यूं कर लो, तो उस समुच्चय B को A का उपसमुच्चय कहते हैं, तो उस समुच्चय B को A का उपसमुच्चय कहते हैं, B को A का उपसमुच्चय कहते हैं। यदि समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का भी अवयव है, तब उस समुच्चय B को A का उपसमुच्चय कहते हैं। B सबसेट ऑफ A, इसको पढ़ने का तरीका है B सबसेट, सेट मतलब समुच्चय, सब मतलब उपसमुच्चय, ठीक है, सबसेट ऑफ A। अब यहां पे चिन्ह से पहचान जाना, जैसे अपने ग्रेटर देन और लेस देन में क्या होता है, जिस तरफ मुंह ओपन होता है वो बड़ा होता है ना। अगर ये लिखा है x ग्रेटर देन 5 मतलब x का मान 5 से बड़ा है, और अगर ये लिखा है x लेस देन 6 मतलब x का मान 6 से छोटा है, मतलब बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, जहां मुंह खुला है वो बड़ा है। सिमिलर यहां पे समुच्चय में भी मुंह किधर खुला है, a की ओर, तो a बड़ा है, a के पास बहुत सारे अवयव है और उनमें से निकलकर b आया है, ठीक है, a के पास तो खूब सारे अवयव है, उनमें से निकलकर b आया है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, a बराबर है 1 2 3 4 5 और b बराबर है 2 3 4। तो पहले तो ये चेक करो एक भी अवयव गायब नहीं होना चाहिए इसमें से, तो 2 इसमें से आया, 3 इसमें से आया, 4 भी इसमें से आया। तो अब यहां ये कंडीशन बोल सकते हो b इज सबसेट ऑफ a, b a का हिस्सा है, b a का पार्ट है, b a का टुकड़ा है, ठीक है, यहां a में से ही निकल कर आया है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि यही क्वेश्चंस के फॉर्मे में यही आने वाला है बार बार, और फिर मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं रहना। तो याद रखने का तरीका है, सबसेट में जिस तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, a बड़ा है, यहाँ पे a में ज्यादा अवयव है, b उसका पार्ट है, उसमें से निकल कर आया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अच्छा, अभी अपन ने ये बहुत सारे वो पढ़े थे इंपॉर्टेंट समुच्चय, एन कौन कौन से पढ़े थे, एक तो एन जेड डब्ल्यू क्यू, ठीक है, एन जेड क्यू आर सी, और एक यहां पे डब्ल्यू डालना है तो ये डाल सकते हो, एन के बाद नहीं लिखा है क्या, सी लिखवा देंगे, सी है पाठ नंबर 5 11वीं का, समिट संख्या, ठीक है,
सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। या अच्छा, अब ये बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो अब इन दोनों की बात करें, ये केवल वास्तविक वाला हिस्सा है और इसके पास वास्तविक भी है और काल्पनिक भी है, तो बड़ा इन दोनों में कौन हुआ, सी बड़ा हुआ। सी के पास ज्यादा नंबर है, तो यू बोल सकते हैं सी के पास वास्तविक भाग भी है और काल्पनिक भाग भी है, और तो सी में से वास्तविक भाग आकर आर बन गया। ठीक है, तो सबसेट कौन किसका हुआ, मैंने बोला था जिस तरह मुंह होता है वो बड़ा होता है, तो सी के पास ज्यादा संख्या है, आर उसका पार्ट हो गया। अब आओ पीछे, ये वास्तविक संख्या हो गई, और क्यू क्या होता है, अभी पढ़ा है, परिमेय संख्या। अब आर में क्या होता है, आर में परिमेय भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, सब आती है आर में, तो आर में तो सब आता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत। तो आर के पास सब है, लेकिन क्यू के पास केवल परिमेय संख्या है, तो क्यू क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है और जेड क्या है, पूर्णांक। परिमेय संख्या में 2/2 भी होता है और 3/2 भी होता है, लेकिन पूर्णांक तो फिक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी उसका भी सबसेट हो गए। ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ इधर, ये इसमें नेगेटिव पार्ट भी था, पॉजिटिव भी था और जीरो भी था। अब W में केवल और केवल जीरो से पॉजिटिव पार्ट है, इसका मतलब ये इसका भी सबसेट हो गया। और N के पास क्या रहा, अब जीरो भी हट गया। और ये ध्यान रखिए, अगर नहीं लिखा तो C जो है वो लिख लो, कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, C जो रहेगा सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। कोई बात नहीं, तो अब लिख ले। आज बच्चन अलग खुश है भाई, आज घर जा रहा है। हाँ, घर जा रहा है आज, मतलब पूरा सामान पैक कर दिया, नहीं है बिल्कुल पैक है, छोड़ घर जाने की खुशियां लगी होती है, तो उससे पूछ। हो गया, ये आ गया। अब देखो, इसी को अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम मतलब वेन आरेख, थोड़ा थोड़ा याद होगा, उससे भी काम चल जाएगा। क्या होता है यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन है, सी है, मतलब जो एक सर्किल बनेगा सबसे बड़ा वो कहलाएगा, ये कॉम्प्लेक्स संख्या है, मतलब इसमें वास्तविक संख्या भी है और काल्पनिक भाग भी है। अरे कैसे ही बना लो वैक्स, ठीक है, ये उसमें से वास्तविक संख्याओं का पार्ट हो गया, इसका मतलब वास्तविक संख्याओं का पार्ट ये है, और इसके बाहर बाहर जो है वो काल्पनिक भाग है। ठीक है, ये जो सारा पार्ट है ये काल्पनिक वाला है, आयोटा वाला, तो ये वास्तविक संख्याओं का भाग हो गया। अब वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दो तरह की संख्या आ रही है, तो अपन क्यू बना लेते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये आ गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब परिमेय संख्या के बाद पूर्णांक, फिर बनाते जाओगे ऐसे, अंदर 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 बनता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरह का डायग्राम बनता है। ऐसे डिनोट करने के लिए कुछ नहीं है, परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या लिख, क्योंकि उसमें बहुत सारी ज्यादा आती नहीं संख्या, √3 √2 इस तरीके से लिख देते हैं। अपरिमेय संख्या को समुच्चय अलग से लिख लेते हैं, फिक्स नहीं किया हुआ ना, बना लो। हाँ, ऐसा दिखाना था। अरे कौन दिमाग खराब कर रहा है इसका। ठीक है, सी आ गया,
वास्तविक संख्या आ गई, अपरिमेय। अच्छा अगर बात की जाए यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होगा, काल्पनिक संख्याओं का पूरा भार। अब ऐसे तो क्या शो करूं, कलर में शो होता, काल्पनिक संख्याओं का पूरा भाग, और ये फिर अंदर अंदर अंदर। अरे ये कलर तू रख, चलो नेक्स्ट लिखे आगे। लिखो भाई, निखिल लिखो। अच्छा बना बना बना, चल बहुत बढ़िया। लिखो सार्वत्रिक समुच्चय, ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ब्रैकेट में लिख लीजिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट लिखो इस पे, पढ़ के आया हूं मैं वो कमेंट। जब विचार, जब किसी समुच्चय, जब किसी एक ही समुच्चय के क्या लिखा दे रहा है, जब किसी एक ही समुच्चय के सभी समुच्चय, समुच्चय के सभी समुच्चय उपसमुच्चय हों, किसी एक समुच्चय के सभी समुच्चय उपसमुच्चय हों, तो वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यू दे दिया आपको और बोला गया ए जो है वो सम संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। इधर ध्यान दे बेटा, ए जो है वो सम संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। तो जब यूनिवर्सल सेट फिक्स कर दिया, जब यूनिवर्सल सेट फिक्स कर दिया और फिर बोला गया है ए जो है सम संख्याओं को, तो सम संख्या किस में से आएगी, यू में से ही आएगी। मतलब 2 4 6 8 10 ऑटोमेटिक इससे बाहर नहीं जाएगी सम संख्याएं। एक और दे दिया कि भाई बी जो है वो विषम संख्याओं का समुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो 1 3 5 7 9, तो ये बोलना चाह रहे हैं जितने भी समुच्चय बनेंगे यदि सब किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हों, किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हो, तो वो समुच्चय जो पूरा है वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय। तो क्वेश्चन में कैसे काम आएगा, क्वेश्चन में ऐसे काम आएगा, यू अगर अपन को गिवन है तो सारा जो भी कुछ वो बोलेगा आगे की कहानी वो सब यू में से ही डिफाइन होगी। जैसे मैंने यू दे दिया 1 से 10 और फिर बोला ए जो है सम संख्याओं का समुच्चय है, तो सम संख्याएं ऐसा नहीं अनंत तक बढ़ाते जाओगे, नहीं, यू के अंदर से ही निकल के आएंगी, क्योंकि यू क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, मतलब हमारे जैसे सैंपल स्पेस होता है प्रायिकता में, उसके बाहर नहीं जाते अपन, सैंपल स्पेस के अंदर अंदर रहते हैं प्रतिशत समष्टि, सेम वो है ये हमारे लिए। क्वेश्चन में अगर यू आ गया तो प्रतिशत समष्टि आ गई, मतलब तो इसके बाहर नहीं जा रहा है। नेक्स्ट लिखो घात समुच्चय, नेक्स्ट लिखो घात समुच्चय। पावर सेट, पावर सेट, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय के संग्रह को, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को, किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं।
किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ऑफ A से प्रदर्शित किया जाता है। P ऑफ A मतलब P लगाकर A लिख दिया तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A नहीं है, ये पावर ऑफ A है समुच्चय के कंसेप्ट में। ठीक है, समुच्चय के कंसेप्ट में A का घात समुच्चय है ये। P ऑफ A का मतलब है A का घात समुच्चय, समुच्चय के केस में। ठीक है, इसे P ऑफ A से प्रदर्शित किया जाता है तथा घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर घात समुच्चय में अवयवों की संख्या n लगा दिया ना, अवयवों की संख्या बराबर 2 की पावर a में अवयवों की संख्या m n वो नहीं लिखा मैंने, सीधा लिखा a में अवयवों की संख्या। m n में कंफ्यूज होते इधर n आ रहा है, इधर m आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर 2 की घात a में अवयवों की संख्या। a में जितने अवयव होंगे 2 की घात में चढ़ जाएंगे, उतने टोटल आएंगे। ठीक है, उदाहरण लिखिए, 2 की घात पे a में अवयवों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A दिया हुआ है हमें a कॉमा b। बोला गया पहले तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बताइए, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बताइए। चलो एक और ले लें क्या, एक और ले लो, बनेंगे ज्यादा, बाकी तो फिर तुम बना ही लोगे। बताओ भाई क्या बनेगा, 2 की घात 3, 8 अवयव बनेंगे घात समुच्चय में। अब बनाने भी है, बनाओ भाई। पावर ऑफ A बराबर ठीक है, देखो इसमें कंसेप्ट ये रहता है, एक तो तीनों अलग अलग आएंगे, लिखते जाओ A ठीक है, इन सबको ये घात समुच्चयों में जो है समुच्चयों के फॉर्म में लिखना ज्यादा। ठीक है, ब्रैकेट बना बनाकर। तो एक तो अलग अलग आएंगे, एक 2-2 के जोड़े में आएंगे, एक तीनों एक साथ आएंगे और एक फाई आएगा। तो कितने हो गए, 3 इधर हो गए, 3 उधर हो गए, 6 और एक फाई और एक तीनों 8। बना दो जल्दी से, लिख दो फटाफट। मंजिल ब्रैकेट में लिख दिया ना, मंजिल ब्रैकेट में, क्योंकि 2-2 के जोड़े भी आएंगे ना। ऐसे A आ गया, B आ गया, C आ गया, तीनों आ गए, 2-2 के जोड़े में आ गए A B B C तीनों आएंगे और एक फाई आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और एग्जांपल लो, यदि A बराबर ये दिया है, हाँ फाई को पैक नहीं करते, A बराबर फाई दिया है, फाई या फिर बोल सकते हो n ऑफ P ऑफ A। तभी तो क्या हुआ बोल, A बराबर फाई था, फाई या फिर खाली ब्रैकेट रिक्त समुच्चय। तो अवयवों की संख्या कितनी है, 0। तो अपना फॉर्मूला होता है 2 की घात अवयवों की संख्या, 2 की घात 0 बराबर 1। 1 बनेगा, एक कौन बनेगा, खुद ही बन जाएगा। हाँ ये ऐसे ही बनेगा, घात समुच्चय में चला गया ना। घात समुच्चय का मतलब ये होता है ये तो रहेगा ही रहेगा।
किस वाले? ये अब ये तो पावर सेट बन गया अब। क्यों? पावर सेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है। फिर अच्छा 2 हो जाएगा। क्यों? अरे एकल समुच्चय पावर सेट बनने के बाद हो रहा है बेटा। अच्छा इसको देकर, हाँ ठीक है, लिखे आगे, लिखो भाई। हाँ अरे एक ही खुद हो जाएगा, इसका बोल रहा है, इसका उपसमुच्चय बनाएंगे तो एक ही खुद हो जाएगा, एक फाई अलग आता ही है ऐसे, क्योंकि अवयव एक आ गया ना इसलिए। नेक्स्ट लिखो। लिखो समुच्चयों पर संक्रिया है। समुच्चयों पर संक्रिया है। कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था की जाएगी इनके लिए लड़ने की, यहाँ आराम से लाइव डंडा बजी। लिखो। अरे क्या बोला था अभी? समुच्चयों पर संक्रिया है, ठीक है, लिखे, लिखो पहली संक्रिया। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, समुच्चयों का संघ या यूनियन। 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 तो लिख दो, पता तो है ही वैसे, ए और बी दोनों को मिलाकर और विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो लिख लो, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ समुच्चय, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ समुच्चय सभी अवयवों को सम्मिलित करके बनाया जाता है। सम्मिलित ब्रैकेट में कर लेना, बिना पुनरावृत्ति, सम्मिलित बिना पुनरावृत्ति के बनाया जाता है। पुनरावृत्ति, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का संघ समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयवों को सम्मिलित बिना पुनरावृत्ति के बनाया जाता है। कोई एक है जिससे उदाहरण दूं, ए और बी का भी। ए लिखो, बी लिखो, दोनों का यूनियन करो, दोनों को कंबाइन कर दो और रिपीटेशन मत करना, आता है ये, लिखो सेकंड। हाँ प्रायिकता में भी पढ़ लिया, सही है बात। और संघ हमेशा कहां जाएगा? बड़े वाले की तरफ जाएगा। अगर मैंने ये बोला आपको ए यूनियन कैपिटल यू, कैपिटल यू क्या है यहाँ पे? सार्वत्रिक समुच्चय, और एक उसका पार्ट है, तो दोनों में से कौन होगा? वहां सैंपल स्पेस था, वही चीज यहां पे यू आ गया, ठीक है। आ गया ना? नहीं है, यू है जिसके पास सारे हैं और ए में कोई 2-4 वैल्यूज है। अगर दोनों को यूनियन करोगे तो वापस से सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय यू, यहां पर ये तो यू है, ये यूनियन है, ए यू यू मत पढ़ लेना।
ठीक है, ये यूनियन है और एक यू है। अच्छा ये बताओ मुझे, ए यूनियन ए स्क्वायर ए, और ए यूनियन फाई, यूनियन हमेशा बड़े की तरफ जाता है। बड़ा समुच्चय ढूंढ लो दोनों में से और वो लिख दो, बड़ा समुच्चय की तरफ जाता है। नेक्स्ट लिखिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ब्रैकेट में लिख लो इंटरसेक्शन। ए तथा बी का, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह है जिसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित हो, ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित हो, ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित हो, ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव उपस्थित हो। वही कॉमन वाला पार्ट जो दोनों में होंगे वो आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। थर्ड लिखिए समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। थर्ड समुच्चयों का अंतर। अब ये देखो यहां पे ए दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 और बी दे रखा है 3 4 7 8। ठीक है, ए माइनस बी निकालना है, बताओ भाई। ए के अवयव पे ध्यान रखना है और बी में जो जो सेम टू सेम मिल रहा है उसको हटाते जाओ। तो एक इसमें नहीं मिला, 1 2 3 हट गया, 4 हट गया, 5 6, बस ए माइनस बी में। और अब बी माइनस ए लिखना हो तो 3 उधर गया, 4 गया। ठीक है, देखो कुछ को नहीं पकड़ पाया। पहले ए माइनस बी किया, ए माइनस बी में ए पे पकड़ के रखे, ए का ध्यान रखे। ए में से जो बी में आ रहा है उसको हटाते जाओ, जो बी में आ रहा है उसको हटाते जाओ। तो एक अकेला है, अकेला आ गया, अकेले ये भी आ गया, 3 यहां भी आ गया तो कट गया, 4 यहां आ गया कट गया, 5 नहीं है आ गया, 6 आ गया। बी माइनस ए में बी पे हाथ रख ले, बी माइनस ए में बी पे हाथ रखना है। तो 3 कट गया, 4 कट गया, 7 8 बच गया। ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ओके, बस लास्ट है। टाइम लिमिट एकदम बांध के बिल्कुल। समुच्चयों का पूरक समुच्चय लिखो ना। मैं सबसे स्लो में ही चलता हूँ, मैंने हाँ। समुच्चयों का पूरक समुच्चय, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। समुच्चयों का पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय हमेशा कहां से निकाला जाएगा? यूनिवर्सल से। ठीक है, यू दिया हुआ है 1 से 10 तक, एग्जांपल लेना, यू दिया हुआ है 1 से 10 तक। अब ए में दे दिया 2 4 6 8 10, तो ए का डैश निकालना है या ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या बचेगा? यू माइनस ए, यू में से ए को घटा दो,
ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यूनिवर्सल में से ए को हटा दोगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जिसे बोलेंगे अपन पूरक समुच्चय। ए ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, दोनों तरीके। ठीक है, अब एक पुराना क्वेश्चन वो लिख लो, मतलब PYQ का क्वेश्चन है 2009 का AIEEE। क्वेश्चन इस प्रकार से बोला है कि यदि A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C है और साथ में दिया हुआ है A यूनियन, यस क्वेश्चन है, A यूनियन B बराबर A यूनियन C है। ज्यादा प्रश्न है नहीं, 25-30 ही प्रश्न है चैप्टर में PYQ मिलाकर। ठीक है, 2009 से लेकर 2022 तक जो अवेलेबल प्रश्न आ रहे हैं वो है 27। ज्यादा आते ही नहीं है क्योंकि मिला के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, केवल समुच्चय से इतने आते हैं, मतलब कम आते हैं। A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C, A यूनियन B बराबर A यूनियन C। तो बोला गया है अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन लिख रहा हूं। पहला है A बराबर C, पहला कथन। दूसरा है B बराबर C। तीसरा है A इंटरसेक्शन B बराबर फाई। और चौथा है A बराबर B। A बराबर B, बताओ भाई। अच्छा, पता लग रहा है क्या कौन सा है? दोनों का इंटरसेक्शन बराबर है, दोनों का यूनियन बराबर है। इसका मतलब ए तो देखो चारों में काम आ रहा है, दोनों साइड काम आ रहा है, तो ए का तो कोई काम लेना देना नहीं है, ए तो अलग से बैठा है। तो कौन है जो बराबर कर रहा होगा? अब इसमें हल करने के लिए एक ही तरीका है, या तो कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके हल कर लो अपने मन में, नहीं तो ये तो डायरेक्ट ही है। ठीक है, तो करते हैं फिनिश, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अब